Tsunami, the Earth's pandemonium. So in the last section we discussed about the waves. So हमने देखा था कि waves क्या होती हैं, कैसे बनती हैं. तो waves कैसे बनती हैं कि जब ओशन के ऊपर से, ओशन वाटर के ऊपर से जब हवा बहती है तो हवा से जो पानी है वो टकराता है और जिसकी वजह से जो ओशन का पानी है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से बनता है. और इस राइज एंड फॉल को ही हम क्या कहते हैं, जो ओशन का वाटर अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है, इसी को हम वेव्स कहते हैं. और हमने ये पढ़ा था लास्ट में कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ही हाई स्पीड से चलती हैं, तो ये जो पानी है, ओशन वाटर है, ये और ज्यादा ऊंचा उठता है. ठीक है, जितनी तेज हवा होंगी उतना ऊंचा जो है ये ओशन का पानी उठेगा. नॉर्मली जब नॉर्मल हवा चल रही थी सिर्फ इतु इतु सा उठ रहा था, मतलब बहुत छोटा छोटा सा उठ रहा था. बट जब बहुत तेज हवा चली तब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठी. तो इन ऊंची ऊंची वेव्स को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. ठीक है, ये जो हाई टाइडल वेव्स होती हैं इन्हें हम सुनामी कहते हैं. बट क्या सुनामी जो है सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड विंड से ही होती है, या जो बहुत तेज तेज हवा चलती है क्या उन्हीं से जो ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो उठती हैं? तो इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सुनामी आती है, जिसकी वजह से हाई टाइडल वेव्स उठती हैं. तो जैसे कि अर्थक्वेक. अर्थक्वेक हमें पता है, अर्थक्वेक क्या होता है कि जब अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होती है, थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, सो दैट इज व्हाट अर्थक्वेक इज. अब अर्थक्वेक की वजह से हाई वेव्स कैसे बनेंगी? तो मान लो ये आपका ओशियन बेड है और ऊपर ये ओशियन वाटर है. ठीक है, यहाँ पे पहले ऐसे छोटी छोटी सी इस तरीके से वेव्स बन रही थी ऐसे. ठीक है, ये वेव्स समझ लो. अब हुआ क्या, ये ओशन जो बेड था यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, यहाँ भूकंप आया, यहाँ की जो धरती है वो वाइब्रेट की. अब जब नीचे का वाइब्रेट करेगा, जब ओशन बेड वाइब्रेट करेगा, तो डेफिनेटली जो उसके ऊपर पानी है वो भी वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं? तो ये जो पानी था वो भी इस तरीके से ज्यादा से वाइब्रेट किया, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो पानी है वो और ऊंचा ऊंचा इस तरीके से उठने लग गया. तो हाई वेव्स आ गई ना, सुनामी आ गई. तो इस तरीके से अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आती है. इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी आती है. वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कि अंडर वाटर कोई वॉल्केनो है, यहाँ पे कोई वॉल्केनो है. वॉल्केनो क्या होता है कि जब अर्थ के सरफेस से जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो अर्थ के इंटीरियर से जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है, तो दैट इज व्हाट वॉल्केनो इज. तो होगा क्या, जब यहाँ से मॉल्टन मैग्मा निकलेगा, बहुत तेजी से निकलता है वो, ऐसा नहीं कि बड़े आराम आराम से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है. तो जब यहाँ से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, ऐश निकलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी है ये भी इस तरीके से ऐसे ऊपर उछल जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से अचानक से मॉल्टन मैग्मा जो है वो बाहर निकला, लावा निकला, जो वॉल्केनो वो इरप्ट हुआ, और इसके ऊपर का जो पानी था वो इस तरीके से उठ जाएगा, है ना? और जब उठ जाएगा इसका मतलब कि ये और ऊंची ऊंची वेव्स बनेगा. पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठा तो वो क्या बन गया, बहुत ही हाई वेव्स बन गई, बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स बन गई. और ऊंची वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. तो वन ऑफ द रीजन ऑफ सुनामी इज वॉल्केनिक इरप्शन. तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सुनामी होती है. ठीक है, तो बहुत ही तेज स्पीड से जो विंड चलती हैं, अर्थक्वेक हो गया और वॉल्केनिक इरप्शन, तो इनकी वजह से सुनामी आती है. और ये जो हाई वेव्स हैं वो कितनी हाई हो सकती हैं? तो नॉर्मली ये 15 मीटर तक हाई हो सकती हैं, मतलब इतना ऊंचा तक ये जो वेव्स हैं वो उठ सकती हैं. और लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, मतलब आज तक की जो सबसे ऊंची सुनामी जो है, जो मानी जाती है, ऐसी सुनामी जिसमें बहुत हाई वेव्स गई थी, वो है 150 मीटर हाई. मतलब इस सुनामी में 150 मीटर ऊंची तक जो समुद्र की लहरें हैं वो उठी थी. तो आप सोच सकते हो कि कितनी खतरनाक सुनामी होगी वो, कि पूरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी आसानी से डूब जाएं इतनी हाइट में. तो ये जो वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हाइट में ही ऊंची होती हैं, ये बहुत ही स्पीड से भी बहती हैं. दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब कि ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती हैं. तो सोचो इतनी स्पीड से अगर इनके सामने कोई भी आएगा तो उसको तो अपने साथ ही बह ले जाएंगी, ये कोई भी नहीं बच पाएगा. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. तो 2004 में एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे उसमें बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंची, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. तो इस सुनामी के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया, वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया. तो इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, इंडिया में जो 2004 में सुनामी आई थी उसी के केस स्टडी करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सुनामी का कारण क्या था, और कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए. तो वो सब चीज़ अभी हम देखते हैं. सुनामी और द हार्बर वेव्स struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004.
तो जो सुनामीज हैं जिन्हें हार्बर वेव्स भी कहा जाता है, तो ये जो सुनामी है, इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई 26 जनवरी 2004 को। सुनामी और द हार्बर वेव्स स्ट्रक हैवोक। हैवोक का मतलब क्या होता है कि उथल पुथल मचा देना, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर देना। तो इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने बहुत ज्यादा डैमेज कॉज किया, हैवोक कॉज किया। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। तो इस सुनामी का रीजन क्या था, कारण क्या था? वो था एक अर्थक्वेक जो कि सुमात्रा के जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है वहां से स्टार्ट हुआ था अर्थक्वेक। एपिसेंटर में पता है क्या होता है? वो पॉइंट अर्थ सरफेस पे जहां से जो भूकंप है वो स्टार्ट हुआ है, सो दैट इज एपिसेंटर। तो इस सुनामी का जो कारण था वो था अर्थक्वेक, और ये जो अर्थक्वेक है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्रीज से। तो ये है हमारा इंडिया और ये है सुमात्रा। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। तो सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्रीज में, मतलब कि इधर इधर तरफ जो है एक भूकंप उठा, और जब यहाँ से भूकंप उठेगा तो उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो वेव्स हैं वो चारों तरफ फैलेंगी इस तरीके से। और डेफिनेटली इंडिया जो है वो भी यहाँ पे आएगा। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी इस भूकंप की वजह से अफेक्ट होंगे। अभी जो भूकंप था वो 9.0 मैग्नीट्यूड का था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जिसमें कि जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो आराम से ढह सकती हैं, एकदम गिर सकती हैं, तहस नहस हो सकती है। तो इतने हाई मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। अभी भूकंप आया क्यों? एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। तो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे कंट्रीज वगैरह हैं, जो हमारे ओशियन बेड्स हैं, तो ये सब कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मॉल्टन मैग्मा पे तैर रही हैं एक तरीके से। तो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से एक जो प्लेट थी वो इंडियन प्लेट थी और एक थी बर्मा प्लेट। तो मैप में आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया है, और ये वाली जो आप पर्पल कलर से और ये कुछ बाउंड्रीज देख सकते हो, ये वाली जो बाउंड्री है, ये पूरा जो एरिया है ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे जो बाउंड्री है वो है बर्मा प्लेट। ठीक है, तो ये जो इंडियन प्लेट थी, दिस वेंट अंडर दिस बर्मा प्लेट। हुआ क्या कि पहले मान लो ये दो प्लेट कुछ इस तरीके से एकदम इक्वल थी, ठीक है, एकदम जुड़ी हुई थी, और ये बीच में इनका एक क्रैक है। ये है इंडियन प्लेट और ये है बर्मा प्लेट। बट हुआ क्या कि ये जो इंडियन प्लेट है ये बर्मा प्लेट के नीचे चली गई। मतलब कि क्या हुआ, ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से चली गई, और यहाँ पे बर्मा, ये इंडियन प्लेट ऐसे नीचे चली गई और ये बर्मा प्लेट है। ठीक है, ये बर्मा प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो आप देखोगे कि जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई, नीचे चली गई। तो जो भी पानी यहाँ पे होगा, ये तो ओशियन फ्लोर था ना, हमने देखा कि यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पूरा पानी पानी है, इंडियन ओशियन है। तो जो भी इसके ऊपर पानी होगा, इस प्लेट के ऊपर, वो पानी जल्दी से यहाँ आ जाएगा, जिस तरफ टिल्ट हुआ है इस तरफ बहने लगेगा अचानक से। अब जब अचानक से पानी सारा यहाँ चला गया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये पानी वापस से इस तरीके से लौट के आया। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखो, आप एक गिलास पानी लो और उसे तेजी से नीचे फ्लोर पे ऐसी जगह मारो, मतलब दीवार की तरफ मारो। ठीक है, जोर से पानी को फ्लोर पे दो और दीवार की तरफ मारो, तो होगा क्या, जो सामने दीवार है ना उससे टकरा के पानी वापस से उल्टा हो जाएगा, आपकी तरफ आने लगेगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आप जब बाथरूम वगैरह में होते हो, जोर से पानी मारते हो तो चारों तरफ से दीवारों से टकरा के पानी जो है वो हमारी तरफ आ जाता है, वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। ये जो इंडियन प्लेट के ऊपर से जितना भी पानी गया वो यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस से टकरा के यहाँ पे आ गया, वापस आ गया। तो पानी जो है पहले सारा इस तरफ गया और फिर टकरा के वापस आने लगा। वापस आएगा तो कहाँ जाएगा, इंडियन प्लेट वाली तरफ जाएगा। जो हमारा इंडिया है, श्रीलंका है, जो यहाँ पे इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उन उसकी तरफ जाएगा। यहाँ तक कि इस भूकंप की वजह से, इस सुनामी से, जो अफ्रीकन एरियाज है, जो मेडागास्कर वाला एरिया है, वो एरियाज भी प्रभावित हुए थे, वो अफेक्टेड हुए थे। तो इतनी दूर तक इस अर्थक्वेक का अफेक्ट था। तो इसके जो नियरेस्ट लैंड मास थे वो डेफिनेटली अफेक्टेड तो होने ही थे। तो इस तरीके से ये जो भूकंप था उसकी वजह से सुनामी आई। ये जो सुनामी थी ये किस स्पीड से चल रही थी? इट वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। मतलब कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट चलते हैं उनके जितनी स्पीड से ये जो सुनामी थी, जो ये ओशन वेव्स थी, वो चल रही थी। तो आप सोच ही सकते हो ये कितना ज्यादा तेज चल रही थी।
एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। और ये सुनामी ने बहुत सारे ऐसे इंडियन ओशन में आइलैंड्स थे जिनको पूरे तरीके से वॉश कर दिया, मतलब कि पानी जो है उनके ऊपर से जो भी कुछ था वो सब तहस नहस करके अपने साथ बहाता चला गया। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो पूरे तरीके से पानी में डूब गया। तो द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क्स द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज। तो इंदिरा पॉइंट को हम कहते थे कि जो पूरा इंडिया है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेन ये वाला जो मेन लैंड मास है, इसके अलावा जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उन सबको मिला के जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट बनता है वो था इंदिरा पॉइंट, और वो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया इस सुनामी में। As the wave moved from the earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave's length decreased with decreasing depth of water. तो जैसे जैसे ये जो अर्थक्वेक की वेव्स थी वो उसके एपिसेंटर मतलब कि सुमत्रा से जो बाकी लैंड मास थे, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अंडमान आइलैंड्स हो गए, तो इनकी तरफ जब जा रही थी तो उसकी स्पीड जो है वो कम होने लग गई, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो भी वहां पे कम था। इन इलाकों में पानी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप था, और जैसे जैसे जो वेव्स थी वो इन लैंडमास की तरफ मूव कर रही थी तो जो गहराई है वो घटती जा रही थी, और उसके साथ साथ जो स्पीड थी वो भी इन वेव्स की कम हो रही थी। और जो स्पीड थी पहले 700 से लेकर 900 किलोमीटर थी, वो घटकर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गई। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। और ये जो सुनामी वेव्स थी ये अंदर 3 किलोमीटर तक ये वेव्स थी वो चल रही थी। मान लो कि ये ओशन बेड है और यहाँ पे पानी है, तो अंदर 3 किलोमीटर तक ये जो वेव्स थी वो इस तरीके से महसूस की जा रही थी। किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस। तो मतलब कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को इसमें दिक्कत झेलनी पड़ी। 10,000 लोग जो थे वो अफेक्ट हुए, और हज़ारों लाखों जो घर थे वो भी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एरियाज अफेक्ट हुए थे वो थे कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये कुछ कोस्टल एरियाज थे जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इस सुनामी की वजह से। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. अब आप हो सकता है ये बोलो कि जब सुनामी इतना ज़्यादा डैमेज करती है तो उसका क्या पहले से पता नहीं लगाया जा सकता? कि जैसे जब तूफान वगैरह आता है तो हम बोलते हैं कि तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। तो क्या इस तरीके से हम सुनामी के बारे में नहीं बता सकते? अर्थक्वेक के बारे में नहीं बता सकते? तो अर्थक्वेक के बारे में तो बताना इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बट सुनामी की जहाँ तक बात है उसका हम 3 आवर नोटिस दे सकते हैं, मतलब कि सुनामी के आने से 3 घंटे पहले हम ये बता सकते हैं कि भाई अलर्ट हो जाओ, सुनामी आने वाली है। तो उतने टाइम में जो लोग हैं वो थोड़ा अलर्ट होके अपना सेफ प्लेसेस पे जा सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। तो इस तरह के जो वार्निंग सिस्टम्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि भाई सुनामी वगैरह आने वाली है, भले ही 3 घंटे पहले बताएं, बट वो अलर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो पैसिफिक ओशन में तो अच्छा खासा है बट इंडियन ओशन में नहीं है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से अर्थक्वेक और सुनामी वगैरह आती रहती है। वहाँ जो वॉल्केनोज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सभी कारणों से वहाँ जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे सुनामीज वगैरह बहुत जल्दी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस वजह से पैसिफिक ओशन में ये जो पूरा सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम, वो अच्छा खासा लगा हुआ है। बट इंडियन ओशन में माना जाता है कि भाई इतना ज़्यादा आता ही नहीं है, बहुत कम सुनामी वगैरह आती है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं गया, और यहाँ पे कोई भी इस तरीके के वार्निंग सिस्टम वो प्रॉपर नहीं थे। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific, जो कि मैंने आपको भी बताया कि जो इंडियन ओशन है उसमें सेस्मिक एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि पैसिफिक ओशन में होती हैं। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is most devastating tsunami in the last several hundred years. तो पिछले कुछ सदियों की बात करें, पिछले कुछ 100 सालों की बात करें, तो उनमें अभी तक इस तरह की जो सुनामी थी वो नहीं आई थी। सबसे खतरनाक जो थी ये दिसंबर 2004 वाली सुनामी थी। इस सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वो डैमेज हुई, और बहुत ज़्यादा जो डैमेज था वो उसका कारण ये भी था कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग थी, कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे इंडियन ओशियन में कि पहले से लोगों को अलर्ट किया जा सके कि सुनामी आने वाली है। वो जो 3 आवर वार्निंग सिस्टम है वो इंडियन ओशन में प्रॉपर नहीं था। एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में जो भी कोस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब कि ओशन के आसपास जो लोग रहते हैं,
वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि भई अगर सुनामी वगैरह आनी है तो किस तरीके के स्टेप्स उठाने हैं, क्या करना है, तो वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। और उनको ये भी आइडिया नहीं था कि जो सुनामी है उसके लक्षण क्या हैं, उसके इंडिकेशन क्या हैं कि सुनामी आने वाली है। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। सबसे पहला इंडिकेशन जो है सुनामी का वो ये है कि जो कोस्टल एरियाज है उनमें अचानक से पानी जो है एकदम पीछे चला जाता है। तो मान लो ये कोस्टल एरियाज है और पहले पानी जो है ये पानी था, ठीक है, इस बाउंड्री तक था, बट अचानक से क्या हुआ, जो पानी है वो इस बाउंड्री से हटके जहाँ पे आ गया, एकदम पीछे आ गया सारा पानी। तो सबसे पहला इंडिकेशन है ये सुनामी का कि जो पानी है अचानक से पीछे चला जाता है। और जब पानी पीछे जाता है तो उसके कुछ देर बाद ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो बड़ी वेव्स हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, वो उठकर आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इंडियन प्लेट जो है बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, तो पानी जो है पहले वो सारा यहाँ आया और फिर अचानक से जो है वो पीछे बड़ी वेव के रूप में वापस कोस्टल रीजन्स की तरफ आया। तो अब जो लोग थे उस टाइम पे वो बड़ा ही मजा ले रहे थे इस चीज का कि देखो अचानक से क्या हो गया, मैजिक सा हो गया कि जो पानी है वो पीछे जा रहा है, हमें ज्यादा लैंड मिल गई। तो मतलब ये पूरा जो मिरेकल था उसे होते हुए देख रहे थे, पूरा मजा ले रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जो पानी है वो पीछे इसलिए जा रहा है, क्यों, सुनामी आने वाली है, बहुत बड़ी जो वेव्स हैं वो आने वाली है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कोस्ट पर इकट्ठा हो गए, कोस्टल एरिया पर इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि भाई देखो कितना अच्छा सा पानी जो है वो पीछे जा रहा है। और इस वजह से जब वेव्स आई, जो ह्यूज वेव्स आई, तो बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ बहकर ले गई। और इस वजह से और भी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, मतलब कि अगर इतने ज्यादा लोग ओशियन के पास खड़े होकर देख नहीं रहे होते कि जो लहरें हैं वो पीछे जा रही हैं, पानी जो है वो विड्रॉ हो रहा है, तो शायद कम लोगों का नुकसान होता। और जो लोगों को अगर ये पता होता कि जो पानी है वो पीछे इसलिए जा रहा है कि सुनामी आएगी, तो पहले ही रेडी हो जाते, अलर्ट हो जाते। तो इस सेक्शन में हमने सुनामी के बारे में जाना कि सुनामी क्या होती है, किस तरह आती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से सुनामी आती है। सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड विंड्स ही नहीं होती, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, तो इस वजह से जो सुनामी है वो आती है। इसके अलावा हमने जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी एक केस स्टडी देखी, और आप लोगों को भी कुछ इंडिकेशंस के बारे में पता चल गया कि अगर ऐसा होता है, अगर जो पानी है वो विड्रॉ हो रहा है, जो अपनी कोस्ट लाइन से पीछे जा रहा है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई सुनामी आने वाली है। तो आपको अलर्ट हो जाना है और अपने घर वालों को भी बता देना है कि अलर्ट हो जाओ और सेफ पॉइंट पे चलते हैं।